हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग 12वीं का रसायन शास्त्र का छठा चैप्टर जिसका नाम द प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट है, इसमें हम लोग धातु के शोधन के बारे में पढ़ रहे हैं और धातु के शोधन की कई सारी विधियाँ आप लोगों को बता दी जा चुकी है। आज हम लोग धातु के शोधन की एक नई विधि और एक आधुनिक विधि की चर्चा करेंगे जिसका नाम है क्रोमेटोग्राफी यानी कि वर्णलेखिकी। तो दोस्तों चलिए, आज हम लोग इससे अवगत होते हैं कि क्रोमेटोग्राफी क्या है और इसके द्वारा कैसे हम लोग धातु का शोधन करते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्णलेखिकी धातु के शोधन की यह जो विधि है, इस विधि का हम लोग प्रिंसिपल जानते हैं। जैसा कि मैं धातु के शोधन की हर विधि का सिद्धांत मैं आप लोगों को बता रहा था कि हर विधि का सिद्धांत यानी हर विधि किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार क्रोमेटोग्राफी यानी कि धातु के शोधन की जो वर्णलेखिकी है, यह जो विधि है, इसका भी एक अपना सिद्धांत है। उससे भी पहले मैं आप लोगों को सिद्धांत बताऊँ, उससे भी पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो विधि है यानी कि वर्णलेखिकी यानी क्रोमेटोग्राफी धातु के शोधन की यह जो विधि है, इस विधि को किसने दिया था? तो इस विधि को एक रूस के वैज्ञानिक जिनका नाम स्वेट था, उन्होंने 1903 ईस्वी में इसको दिया था। तो दोस्तों चलिए, हम लोग इसका जो सिद्धांत है उसको समझते हैं। तो इसका सिद्धांत कहता है कि इस विधि का सिद्धांत यह है कि किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयव। तो मान लीजिए कि आप जो भी मिश्रण लेते हैं, पहले इसको मैं पढ़ता हूँ कि इस विधि का सिद्धांत यह है कि किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयव यानी कि अलग अलग जो अवयव हैं, अधिशोषक द्वारा अलग अलग दर से अधिशोषित होते हैं। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब आप जो मिश्रण ले रहे हैं, ठीक है ना, तो मिश्रण में कई सारे कंपोनेंट होंगे। मैं मान के चलता हूँ कि कंपोनेंट ए है, बी है, सी है कंपोनेंट। ठीक है, अब एक मिश्रण लिया मैंने, उसमें ए है, बी है, सी है, तो क्या ये प्योर है? तो ये प्योर नहीं है। क्यों नहीं प्योर है? क्योंकि इस मिश्रण में केवल ए नहीं है, केवल बी नहीं है, केवल सी नहीं है। यानी प्योर तभी कहा जाता है जब वही हो, उसके अलावा कोई ना हो। यानी कि यह प्योर तब होता जब केवल ए होता। यह प्योर कब होता? जब केवल बी होता, जब केवल सी होता, इसके अलावा और कोई नहीं होते तब ये प्योर नहीं होता। तो अब हम जब भी मिश्रण ले रहे हैं तो मिश्रण का मतलब ही होता है कि जो अलग अलग कंपोनेंट है उसका क्या मेल जोल। तो मेल जोल है तो जाहिर सी बात है कि यह शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, क्या है? इम्प्योर है। तो इसका शुद्धिकरण हम कैसे करते हैं? तो कहने का मतलब इसको हम क्या करते हैं कि एक अधिशोषक में डालते हैं। अब अधिशोषक आता है कि ये अधिशोषक क्या है दोस्तों? तो आपने पढ़ा होगा 12वीं का रसायन शास्त्र का जो 5वां चैप्टर है जिसका नाम पृष्ठ रसायन है, उससे संबंधित 22 वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा चुका है और इसमें अधिशोष और अधिशोषण का डीपली एक्सप्लेन किया गया। तो दोस्तों अगर आप लोग वह वीडियो यानी कि इसके पहले वाला जो चैप्टर था उसको आप लोग नहीं देखें तो ज़रूर देख लें। ठीक है, वह आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक होगा। ठीक है, तो अधिशोषक पर अधिशोष्य का आकर एकत्रित होना, इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। यानी कहने का मतलब मैं आप लोगों को बताया था कि एक टेबल है, टेबल को इस तरह छोड़ दिया जाए और कुछ समय बाद देखें तो उस पर क्या होता है? धूल कण का एक परत आकर एकत्रित हो जाता है। यानी धूल कण क्या होते हैं? उसके सतह पर आकर एकत्रित हो जाते हैं। तो धूल कण क्या कहलाता है? अधिशोष्य कहलाता है। और टेबल का जो बाहरी सतह है उसको अधिशोषक कहते हैं। और यह जो प्रक्रिया है यानी कि धूल कण का टेबल की बाहरी सतह पर आकर एकत्रित होना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अधिशोषण कहते हैं। अब रही बात कि अधिशोषक, ठीक है, अधिशोषक पर अगर मिश्रण आप डालिएगा तो इसका तीनों का अधिशोषक की सतह पर जो अधिशोषण का दर है वह अलग अलग होगा। यानी कि ए अपने अलग दर से इसके ऊपर चिपकेगा, बी अलग दर से इसके ऊपर जाके एकत्रित होगा, सी इस अलग दर से अपने इसके ऊपर जाके एकत्रित होगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों अलग अलग हैं, ए भी अलग है, बी भी अलग है और सी भी अलग है। तो यानी कि तीनों का जो अधिशोषण का दर होगा वह क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है, तो इसी का फ़ायदा उठा के हम लोग धातु का शोधन करते हैं। यानी कि ए का अधिशोषक की सतह पर जाकर एकत्रित होने का जो दर है वह अलग होगा, बी का अधिशोषण की दर पर जाके एकत्रित होने का जो दर है वह अलग होगा, सी का अधिशोषक की दर पे जाके जो एकत्रित होने का दर है वह अलग होगा। तो हम मान के चलते हैं कि ए का लगाव अधिक है बी की अपेक्षा और बी का लगाव अधिक है सी की अपेक्षा। यानी कि मान के चलते हैं कि ए का लगाव काफ़ी अधिक है, बी का लगाव उससे कम है और सी का लगाव उससे भी कम है। यानी ए जो है इसके सतह पर एकत्रित होना चाहता है स्ट्रांगली, यानी इसका लगाव बहुत अधिक है और बी
कम और सी उससे भी कम। तो हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका ट्यूब है, ट्यूब में पहले हम क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। अब पानी क्या है दोस्तों, अधिशोषक है। क्या है दोस्तों, अधिशोषक है, ठीक है ना। तो पानी हमने इसमें डाल दिया और यहाँ पे एक लगा देते हैं, क्या, रोधनी लगा देते हैं, ताकि ये जो है पास ना हो, ठीक है ना, यानी कि नीचे पानी ना गिरे, ठीक है ना, रोधनी लगा देते हैं। अब इसमें हमने क्या किया कि पहले क्या डाल दिया, अधिशोषक डाल दिया। अधिशोषक डालने के बाद हम इसमें क्या करते हैं, मिश्रण डालते हैं। मिश्रण क्या, तो कंपोनेंट है, ए है, बी है, सी है और उसके साथ क्या है, विलायक है। विलायक इन दोनों को मिला के यानी ये क्या हुआ, एक प्रकार का विलयन होगा। यानी कि इसको हम क्या करते हैं, इसमें अंदर डालते हैं। अब हम जैसे अंदर डालते हैं तो मैंने यहाँ पे आपको मान के बताया कि ए का लगाव अधिशोषक से अधिक है बी की अपेक्षा, बी का लगाव अधिशोषक से अधिक है सी की अपेक्षा, लेकिन ए की अपेक्षा कम है। तो आप जैसे इसको मिश्रण में डालिएगा, यानी कि जैसे आप इसको अधिशोषक पे डालिएगा तो क्या होगा, कुछ समय बाद आप देखेंगे, यानी कि इस तरह आप डाल दिए। पहले क्या किए कि विलायक प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि जो मिश्रण है, मिश्रण को आपने ऊपर से इसमें डाल दिया। तो डाल दिया तो कुछ समय बाद यानी फ्यू मिनट्स बाद आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि एक लेयर ये मिल जाएगा और एक लेयर ए मिलेगा। उसके बाद कुछ समय और बाद देखेंगे तो 3 लेयर मिल जाएगा। क्योंकि इसमें 3 कंपोनेंट है। क्या होगा कि आप इसमें डालेंगे तो ए का लगाव बी और सी की अपेक्षा अधिक है, जैसे कि मैंने इस पे मान के बताया। तो ए का लगाव बी और सी की अपेक्षा अधिक है तो ए का अधिशोषण का दर भी अधिक होगा। तो ए जो है आपके सतह पर, बाहरी सतह पर क्या होगा, एकत्रित होना चाहेगा। क्योंकि इसका लगाव अधिक है। और बी सी क्या होंगे, नीचे चले जाएंगे। और मैंने बताया कि बी का लगाव भले ए से कम है लेकिन सी की अपेक्षा तो अधिक है, तो बी क्या होगा, बी का लेयर उससे अधिक होगा, यानी कि बी उससे यानी कि सी की अपेक्षा ऊपरी सतह पर आकर एकत्रित होंगे। इस प्रकार क्या होगा, ये ए बी सी यानी 3 प्रकार के बॉन्ड बन जाएंगे, ठीक है ना। यानी क्या किया मैंने कि आप एक ट्यूब लेंगे और ट्यूब में क्या करेंगे, आप अधिशोषक डाल देंगे और उसके बाद क्या डालेंगे, मिश्रण डालेंगे। कुछ समय बाद देखेंगे कि 2 खंडों में बढ़ जाएगा, ए और बी प्लस सी, 2 पट्टी मिलेगा यानी 2 बैंड मिलेंगे। उसके बाद कुछ और समय बाद, फ्यू मिनट्स बाद क्या होंगे, 3 पट्टी मिलेंगे, ए बी और सी। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो रोधनी है, रोधनी को खोल लेंगे और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको अलग कर लेंगे। तो नीचे वाला जो हिस्सा है वो क्या है, सी है, तो सी अलग हो गया, तो सी हम निकाल लेंगे कि सी अलग हो गया। उसके बाद फिर खोल के बी निकालेंगे, बी को अलग कर देंगे, फिर खोल के ए निकालेंगे, अलग कर देंगे। यानी कि इस प्रकार ए बी सी तीनों जो है अलग अलग हो जाएंगे और तीनों शुद्ध हो जाएगा। इसी को, यही जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को वर्णलेखिकी कहते हैं। तो दोस्तों वर्णलेखिकी जो है, वर्णलेखिकी कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आपके 12वीं का रसायन शास्त्र का जो 6ठा चैप्टर है जिसको आप लोग पढ़ रहे हैं वह किस प्रकार का वर्णलेखिकी है, तो आपको याद होना चाहिए, आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। कॉलम क्रोमेटोग्राफी यानी कि स्तंभ वर्णलेखिकी, ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये क्या है, स्तंभ वर्णलेखिकी, ठीक है। तो इसको मैं पढ़ के बताता हूँ। देखिए क्या है, इस विधि का सिद्धांत यह है कि किसी मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयव, यानी कि कोई भी मिश्रण आप लिए हैं तो उसमें अलग अलग अवयव हैं, ए बी सी हैं, तो अधिशोषक द्वारा अलग अलग दर से अधिशोषित होते हैं। ए बाहरी सतह पर रह गया, बी और सी नीचे और नीचे। तो क्या होता है कि विभिन्न अवयव अधिशोषक के स्तंभ में भिन्न भिन्न ऊंचाइयों पर अधिशोषित होते हैं। जैसा कि ए बी सी तीनों का जो ऊंचाई है वह क्या हुआ, अलग हुआ, यानी भिन्न भिन्न ऊंचाई पे क्या होते हैं, अधिशोषित होते हैं। कहते हैं अधिशोषक में सबसे अधिक लगाव रखने वाला अवयव, यानी इसमें जो सबसे अधिक लगाव रखने वाला अवयव, जैसे कि मैंने बताया कि इसमें मैंने मान के बताया कि ए जो है, ए का लगाव सबसे अधिक है बी और सी की अपेक्षा, तो वह क्या होंगे, स्तंभ, उसका स्तंभ ऊपर होगा कि नीचे होगा, तो वह ऊपर होगा। जाहिर सी बात है कि वाला अवयव जो है स्तंभ के सबसे ऊपरी भाग में और सबसे कम लगाव रखने वाला अवयव, जैसा कि सी है, स्तंभ के भाग मतलब स्तंभ के निचले भाग में अधिशोषित हो जाएगा, ठीक है ना। और अधिशोषक पदार्थों के विभिन्न उपयुक्त विलायकों में घुलाकर एक एक कर क्या कर लेंगे, पहले ए को, सी को अलग कर लेंगे, उसके बाद फिर बी को अलग कर लेंगे, इसको खोल के, ठीक है ना, किसको, रोधनी को खोल के ए को अलग कर लेंगे, बी को, सी को अलग कर लेंगे पहले, उसके बाद बी को अलग कर लेंगे, उसके बाद ए को अलग कर लेंगे। इस प्रकार ए बी सी तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों अलग हो जाएंगे, यानी कि धातु का शोधन हो जाएगा। तो दोस्तों यही है आपका वर्णलेखिकी। इसमें और एक बात जाननी आप लोगों को आवश्यक है कि इसमें 2 फेज होता है, एक होता है मतलब स्थिर अवस्था, एक होता है गतिमान अवस्था। तो आप अपने बुद्धि विवेक का यूज कीजिए और बताइए कौन इसमें स्थिर है, कौन गतिमान है। एक तो ऑलरेडी आपका विलायक था, ठीक है ना, और उसके ऊपर आपने मिश्रण डाला, तो देखिए विलायक ज्यों का त्यों है, लेकिन मिश्रण देखिए बट रहा है। पहले एक बैंड था, उसके बाद 2 बैंड हुआ, उसके बाद 3 बैंड हुआ, तो इसमें कौन गतिमान है,
कौन मोबाइल है, यानी कि कौन गतिमान है, कौन चाल्यमान है। तो हमने देखा कि मिश्रण चाल्यमान है। तो मिश्रण जो है वह क्या है, गतिमान अवस्था है। मिश्रण यहाँ से 2 भागों में बटा, फिर यहाँ से 3 भागों में बटा, लेकिन ये जो है स्थिर का स्थिर है, ज्यों का त्यों है। तो ये स्थिर प्रवस्था एक होता, अधिशोषक स्थिर प्रवस्था हो गया, और मिश्रण क्या है, गतिमान प्रवस्था है। तो ठीक है दोस्तों, तो क्रोमेटोग्राफी वर्णलेखिकी याद रखना है। क्या याद रखना है कि धातु की यह जो शोधन की विधि है यानी वर्णलेखिकी, इसको किसने दिया था, तो रूसी वैज्ञानिक स्ट्रेट ने दिया था। कब दिया था, तो 1903 ईस्वी में दिया था। इस विधि, यह विधि जो है ये लेटेस्ट विधि है, यानी कि आधुनिक विधि है। इस विधि का सिद्धांत क्या है, तो इस विधि का सिद्धांत है कि मिश्रण में जो कंपोनेंट है, अलग अलग जो कंपोनेंट है, उनका अधिशोषक पर जो अधिशोषण का दर होता है अलग अलग होता है, और उसी का फ़ायदा उठा के हम लोग धातु का शोधन आसानी से कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा, और मैं आप लोगों से फिर अपील करूंगा कि मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं।